गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर। मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं ग्लेज में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग सेशन जिसे सक्सेस ओरिएंटेशन कहते हैं, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलना चाहूंगा जिन्होंने अभी अभी होम शॉप्स खोलकर ग्लेज बिजनेस शुरू किया है, या फिर वो जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे परिवार में जुड़े इन सभी नए सदस्यों के लिए। जी नहीं दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेशन को हम एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा इस सेशन में बैठने का कोई फायदा नहीं है। देखते हैं कि आप में से उसका सबसे अच्छा जवाब कौन देता है। मेरा सवाल है कि आपने ग्लेज बिजनेस को क्यों शुरू किया। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आप में से किसी ने भी शौकिया तौर पर इस बिजनेस को शुरू नहीं किया होगा। यस और नो? यस सर। तो फिर आपने ग्लेज बिजनेस को क्यों शुरू किया? अच्छा, चलिए आप बताइए। अपने सपने पूरे करने के लिए सर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अच्छा, आप बताइए। बहुत बड़ी गाड़ी लेने के लिए। बहुत बड़ी गाड़ी लेने के लिए। जी आप बताएं। अमीर बनने के लिए। अमीर बनने के लिए। जी आप बताएं। नाम कमाने के लिए। नाम कमाने के लिए। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जो भी जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है वो इस कमरे में बैठी भीड़ को इंप्रेस करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये जवाब अभी अभी सोचे हैं, या फिर पड़ोसी का जवाब सुनकर उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की है। क्यों दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके दिल में कोई मकसद होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं अगर मकसद नहीं है तो सक्सेस नहीं है। आपके दिल में कोई मकसद या ड्रीम जरूर होना चाहिए जो आप ग्लेज बिजनेस में काम करके पूरा कर सकें। अगर आपके पास काम करने की कोई वजह ही नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको यहां से क्या मिला और क्या नहीं मिला? यस और नो? यस सर। और अगर आप यहां कुछ सोचकर काम कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिलता तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके दिल में कोई ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम। क्या होना चाहिए? सपना। सपना, ड्रीम। दोस्तों, ड्रीम से मेरा मतलब किसी अनजाने सपने से नहीं है। ड्रीम भी ऐसा होना चाहिए जिसे आप वाकई में प्यार करते हो। कितने लोग जानते हैं कि प्यार क्या होता है? जी हां, मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूं जो आपने फिल्मों में हीरो को हीरोइन से करते देखा है। वही प्यार जो मां के दिल में अपने बच्चे के लिए होता है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में प्यार किया होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब आदमी किसी से प्यार करने लग जाता है तो वो उसे पाने के लिए दुनिया की किसी भी हद को पार कर जाता है। वह दुनिया में किसी भी समस्या से भिड़ने को तैयार हो जाता है, किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, चाहे वो समाज ही क्यों ना हो, चाहे अपने दोस्त रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या फिर वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो जिन्होंने उसे जन्म दिया है। यस और नो? दोस्तों, चाहे सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, वो फिर भी अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका प्यार किसी लड़की या फिर लड़के के लिए ही हो। प्यार तो किसी भी चीज से हो सकता है। दोस्तों, लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आपके पास अपने सपने होने चाहिए, फिर उन सपनों से बेपनाह प्यार होना चाहिए। यस, फिर उन सपनों से बेपनाह प्यार होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, अपने सपनों से प्यार कैसे किया जाता है? चलिए, आज मैं आपको सपनों से प्यार करना भी सिखाता हूं। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो शायद कुछ सपने जरूर देखते होंगे,
जैसे कि आप में से जो लोग जवान हैं उनके सपने होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, बड़े और महंगे होटलों में खाना खाना, पार्टीज करना, डिस्को जाना, फुल एंजॉयमेंट वाली लाइफ जीना। यस और नो? यस और नो? और जो मिडिल एज के लोग होंगे उनके सपने उनकी बीवी और बच्चों से जुड़े होंगे। आप में से जो ज्यादा उम्र के होंगे वो इस कंपनी में सोशल ड्रीम्स लेकर आए होंगे। दोस्तों, सपने चाहे जैसे भी हों, उसके लिए सबसे पहले मन में प्यार होना चाहिए। अब अपने सपनों से प्यार कैसे करते हैं, यह मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जिनका सपना एक कार खरीदने का है? प्लीज हाथ ऊपर करके बताएं। हाँ जी जी जी, आप बताइए, क्या आप कार खरीदना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कौन सी कार खरीदना चाहते हैं आप? सर हम सेंट्रो लेना चाहते हैं। सेंट्रो। अच्छा, आपको मालूम है कि सेंट्रो कितने की आती है? सर 3-4 लाख रुपए की। 3-4 लाख। क्या मुकेश कुमार आपको सेंट्रो की सही कीमत नहीं पता? नहीं पता सर। दोस्तों, यही प्रॉब्लम है। अगर मुकेश को सच में अपने सपने से प्यार होता तो मुकेश को अपनी सेंट्रो के बारे में सब कुछ मालूम होता कि सेंट्रो का कौन सा मॉडल लेना है, उसका कौन सा रंग लेना है, सेंट्रो की सीट्स कवर कैसे होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी एक्सेसरी लगवानी है। मुझे लगता है मुकेश उस सेंट्रो की फोटो अपनी जेब में डालकर घूमता। मुकेश के इर्द गिर्द हर जगह सेंट्रो ही मौजूद रहती। मुकेश के बेडरूम में, मुकेश के बाथरूम में, मुकेश के ड्राइंग रूम में, मुकेश के ऑफिस में, यानी उठते बैठते खाते पीते सोते जागते काम करते वक्त हर समय मुकेश को सेंट्रो ही नजर आनी चाहिए थी। क्यों दोस्तों? यस सर। यहां तक कि मुकेश को अपने पर्स में भी सेंट्रो की फोटो रखनी चाहिए थी, ताकि जब भी मुकेश का दिल करता मुकेश पर्स निकालकर उसको देख लेता। क्यों दोस्तों, ऐसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। दोस्तों, अगर आप सच में सेंट्रो लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सेंट्रो की हर फोटो के नीचे 2 चीजें लिखनी पड़ेगी। एक, सेंट्रो की कीमत, और दूसरा, उसे खरीदने का वक्त कि कितने वक्त में आपको इस सेंट्रो को खरीदना है। दूसरा, वक्त कि कितने वक्त में आप इस सेंट्रो को खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, सिर्फ ड्रीम होना ही काफी नहीं है। ड्रीम होने के साथ साथ उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट होनी भी जरूरी है। तो मिस्टर मुकेश, आप ये सेंट्रो कार कितने वक्त में खरीदना चाहते हैं? 2-3 सालों में। 2 सालों में या 3 सालों में? 3 सालों में। 3 सालों में। तो मिस्टर मुकेश, आपको अपनी सेंट्रो की फोटो के नीचे उसकी कीमत और वक्त दोनों लिखने हैं। तो मिस्टर मुकेश, क्या आज आप घर जाकर ये करने वाले हैं? हाँ हाँ सर, जरूर। दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा सच में करेंगे, लेकिन जो ऐसा करेंगे वो निश्चित रूप से सेंट्रो के मालिक भी बन जाएंगे। अब यहां से शुरू होती है आगे की कहानी। मुकेश को सेंट्रो चाहिए, वो भी 3 साल में, और रास्ता क्या है? ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ में है क्या। आप सबने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्लेज को चुना है। आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमीर बनने के लिए एक आदमी को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, या फिर अमीर बनने का राज क्या है। क्या वास्तव में ग्लेज वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? ग्लेज का फ्यूचर क्या है? ग्लेज के साथ चलकर हम कहां पहुंचने वाले हैं? आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम इन सब बातों को जानेंगे। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? यस सर। दोस्तों, अगर आप सड़क पर निकलें तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। एक, रिक्शे वाले, दूसरा स्कूटर वाले, तीसरा मारुति वाले, और चौथा मर्सिडीज वाले। यस और नो? यस सर। मेरा सवाल यह है कि इन चारों लोगों में क्या फर्क है? बताइए, इन चारों लोगों में क्या फर्क है? क्यों ये चारों लोग अलग अलग स्टेज पर हैं, जबकि चारों के पास भी वही 2 हाथ, वही 2 पैर और वही 2 आंखें हैं? चलिए दोस्तों,
आज मैं आपको समझाऊंगा कि इन चारों लोगों में जो फर्क है वो क्यों है। आज मैं आपको सक्सेस होने का एक फॉर्मूला बताऊंगा। सक्सेस होने का फॉर्मूला है 4R। क्या है? 4R। 4R। R से मेरा मतलब है राइट। राइट मतलब ठीक। आपको जिंदगी में 4 चीजों को ठीक करना है। वो है राइट एक्शन, एट राइट टाइम, इन राइट डायरेक्शन एंड विद राइट एनर्जी। यानी कि सही काम को सही टाइम पर, सही दिशा में, सही एनर्जी के साथ करना। दोस्तों, हम सब लोग पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे आप में से कोई जॉब कर रहा होगा, कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा, या फिर किसी प्रोफेशन में होगा। यस और नो? यस सर। सबसे पहले हमें यह देखना है कि पैसा कमाने के लिए जो हमारा एक्शन है, क्या वो सही एक्शन है? क्या वो ऐसा एक्शन है जो हमारे सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकता है? सही एक्शन क्या होता है, यह समझाने के लिए मैं आपकी मुलाकात 2 लोगों से करवाता हूं। एक है मेरे पास मिस्टर राम और दूसरे हैं मिस्टर टाटा। अगर राम की बात करूं तो वो एक आम इंसान है और मिस्टर टाटा टाटा कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यह ख्याल आता है कि इसकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी, और जब किसी गरीब इंसान को देखते हैं तो यह सोचते हैं कि इसकी किस्मत बड़ी खराब होगी। यस और नो? यस सर। सोचते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी जिंदगी में किस्मत का कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि किस्मत का रोल बहुत कम होता है। चलिए एक बात बताइए, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की और मैं फेल हो गया, तो क्या मेरी किस्मत खराब है? नहीं नो सर। सर। बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो फेल ही होना था। दूसरी तरफ मैं साल भर पढ़ता रहा, पर जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एग्जाम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। अब यहां पर मेरी किस्मत खराब थी। यस और नो? यस सर। इसका मतलब इंसान की जिंदगी में किस्मत से ज्यादा उसके कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मिस्टर राम और मिस्टर रतन टाटा पैसा कमाने के लिए क्या एक्शन कर रहे हैं। राम की बात करूं तो राम एक नौकरी पेशा इंसान है और महीने का 10,000 रुपया कमा रहे हैं। 10,000 रुपए कमाने के लिए इन्हें हर रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। संडे की इनकी छुट्टी होती है। इसका मतलब महीने के 25 दिन ये काम करते हैं। 8 घंटों को 25 दिनों से मल्टीप्लाई करूं तो इन्होंने एक महीने में 200 घंटे काम किया। इनकी मंथली सैलरी है 10,000 रुपए। 10,000 कमाने के लिए इन्होंने 200 घंटे काम किया तो इनकी प्रति घंटे की कमाई 50 रुपए बनती है। जिस तरह से मिस्टर राम की प्रति घंटे की वैल्यू 50 रुपए है, ठीक उसी तरह से आप सबकी भी प्रति घंटे की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। शायद आज से पहले आपने कैलकुलेट ना किया हो, पर दोस्तों मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रति घंटे की वैल्यू जरूर कैलकुलेट करें। आपकी प्रति घंटे की वैल्यू आपकी काबिलियत पर निर्भर करती है। चलिए अब राम की बात करें तो राम रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं और 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उनको कमाई हो रही है। तो इसका मतलब एक दिन में उन्होंने 400 रुपए कमाए। जब वो 25 दिन काम करेंगे तो महीने का 10,000 रुपया कमा लेंगे। जितना काम राम अब कर रहे हैं, अगर वो उससे आधा करेंगे तो उससे क्या होगा? उनकी कमाई आधी हो जाएगी सर। बिल्कुल ठीक, उनकी कमाई आधी हो जाएगी। यानी कि राम की कमाई राम द्वारा दिए गए टाइम पर निर्भर करती है। अब अगर राम 10,000 रुपए से ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? बड़ी सीधी सी बात है, उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब आपके हिसाब से अगर राम और ज्यादा काम करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकते हैं? 6 घंटे। 6 घंटे? 4 घंटे? 4 घंटे? मेरे ख्याल से 8 घंटे। 4 घंटे, 6 घंटे या फिर 8 घंटे।
अब दोस्तों ये तो नहीं हो सकता कि राम 24 के 24 घंटे काम करना शुरू कर दें। अगर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है राम का राम नाम सत्य भी हो सकता है। क्यों दोस्तों? यस और नो? यस सर। हमें राम को अमीर आदमी बनाना है, उन्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाना है। मेरे ख्याल से अगर राम ज्यादा से ज्यादा काम भी करें तो वो 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, और अगर संडे की छुट्टी भी ना करें तो ज्यादा से ज्यादा महीने में 30 दिन ही काम कर पाएंगे। 16 घंटे रोज के और 30 दिन महीने के काम किया तो वो महीने में 480 घंटे ही काम कर पाएंगे। 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उन्हें 480 घंटे का 24,000 रुपए मिल जाएगा। तो दोस्तों मिस्टर राम ने अपने आप को सूली पर टांग कर पूरी जी जान लगाकर काम किया तो वो फिर भी 24,000 रुपए से ज्यादा पैसा एक महीने में नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनके पास 480 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए टाइम नहीं है। इससे ज्यादा वो काम कर नहीं सकते और इससे ज्यादा वो पैसा भी नहीं कमा सकते। क्या 24,000 महीने का कमाकर राम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से राम पैसा कमा रहे हैं उसे लीनियर इनकम कहते हैं, उसे लीनियर इनकम कहते हैं। लीनियर इनकम का मतलब होता है अकेले काम करना। क्या लीनियर इनकम राइट एक्शन है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। लीनियर इनकम से 3 वक्त का खाना तो खाया जा सकता है पर अपने सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। दुनिया की टोटल आबादी के तकरीबन 85% लोग इसी इनकम में काम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दोष अपनी किस्मत को दे रहे हैं। चलिए अब दूसरी ओर मिस्टर टाटा पर नजर मारते हैं और देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए इनका एक्शन क्या है। इनके बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अगर इनकी किसी एक फैक्ट्री की बात करूं तो उसमें हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। मान लीजिए कि इनकी किसी एक फैक्ट्री में 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और ये भी मान लेते हैं कि मिस्टर राम इन्हीं की फैक्ट्री के एक एम्प्लॉय हैं। ये अपने हर एम्प्लॉय को राम की तरह ही 10,000 रुपए हर महीने के दे रहे हैं। दोस्तों कोई भी मालिक अपने एम्प्लॉय को फ्री में सैलरी नहीं देगा, कम से कम उससे दोगुना काम करवाएगा। मुझे लगता है आप लोगों में से जो लोग नौकरी कर रहे होंगे वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यस और नो? यस सर। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि मिस्टर राम अगर 8 घंटे काम करते हैं तो वो 20,000 रुपए की कीमत का काम करते हैं, पर उसमें से 10,000 रुपए उन्हें मिलते हैं और 10,000 रुपए उनके मालिक मिस्टर टाटा के पास चले जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने 8 घंटों में से 4 घंटे अपने लिए काम किया और 4 घंटे अपने मालिक के लिए काम किया। मिस्टर टाटा के पास टोटल 2000 एम्प्लॉय हैं। हर एम्प्लॉय 4 घंटे काम करे तो मिस्टर टाटा के लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम हो रहा है। दोस्तों कितनी हैरानी की बात है कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं पर मिस्टर टाटा के लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम हो रहा है, क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब अगर उनके लिए 8,000 घंटे काम हो रहा है तो उसके बदले में उन्हें कमाई भी हो रही होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिस्टर राम की 1 घंटे की कमाई 50 रुपए है, पर उन्हें 50 रुपए तब मिलेंगे जब वो 100 रुपए का काम करेंगे। उनके 100 रुपए में से 50 रुपए उनके मालिक मिस्टर टाटा के पास चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर टाटा को भी हर घंटे के बदले में 50 रुपए की कमाई ही हो रही है। मिस्टर टाटा के लिए कितने घंटे काम हो रहा था? 8,000 घंटे। अब अगर 50 रुपए को 8,000 घंटों से मल्टीप्लाई कर दें तो उनकी एक दिन की कमाई बन जाती है 4 लाख रुपए। कितनी? 4 लाख रुपए। कितनी? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। दोस्तों जिस तरह से मिस्टर टाटा पैसा कमा रहे हैं उसे कहते हैं लेवरेज इनकम। क्या कहते हैं? लेवरेज इनकम। क्या कहते हैं? लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम। जब आपके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथ बहुत सारे लीवर जुड़ जाते हैं, तब आपकी इनकम लेवरेज इनकम बन जाती है।
लेवरेज इनकम की कोई सीमा नहीं होती है। इस इनकम में आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। दुनिया के तकरीबन 15% लोग, जो कामयाब लोग हैं, वो इसी इनकम में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी इनकम को हम राइट एक्शन कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर इनकम में काम करते करते अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी इनकम होनी बंद हो जाती है। मतलब आप खत्म तो आपकी इनकम खत्म। पर लेवरेज इनकम में अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो ये इनकम आनी बंद नहीं होती। अब ये सारी बात समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राइट एक्शन लेवरेज इनकम ही है। अब आप सबको ये बात तो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बहुत सारा पैसा सिर्फ लेवरेज इनकम में काम करके ही कमाया जा सकता है। पर लेवरेज इनकम में जाने का मतलब है आपके पास भी कोई फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हो। अब दोस्तों, कोई छोटी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लोगों से काम करवाने के लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरियां देनी पड़ेगी। उस फैक्ट्री की हजारों लाखों रुपए की रनिंग कॉस्ट होगी। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो ही आप लेवरेज इनकम में शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है? नहीं सर। है? नहीं सर। अब अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लेवरेज इनकम में शिफ्ट नहीं हो सकते। लीनियर इनकम में काम करके अमीर हुआ नहीं जा सकता और लेवरेज इनकम में जाने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब करें तो क्या करें दोस्तों? शुक्र है भगवान का कि उन्होंने हमारी झोली में ग्लेज जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डाल दिया, क्योंकि ग्लेज बिजनेस के अलावा हमारे पास बिना लाखों करोड़ों रुपए लगाए लेवरेज इनकम में जाने का कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब आप ग्लेज बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप अकेले होते हैं। तब आप जो भी काम करते हैं वो आपकी लीनियर इनकम होती है। फिर धीरे धीरे आप अपनी सेल टीम बनाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं और आप लेवरेज इनकम में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी सेल टीम बड़ी हो जाती है वैसे वैसे आपका टाइम भी बिल्कुल मिस्टर टाटा के टाइम की तरह मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। यहां भी लोग आपके लिए ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मिस्टर टाटा के लिए कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आपको लोगों से काम करवाने के लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। यस और नो? यस सर। है ना कमाल की बात? खुदा ना खास्ता आपको काम करते करते अगर कुछ हो भी जाता है तो आपके ना रहने पर भी आपकी सेल टीम काम करती रहती है और आपको पैसा आता रहता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि राइट एक्शन है लेवरेज इनकम, और बिना लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करे लेवरेज इनकम करनी है तो रास्ता है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यस और नो? यस सर। अब दोस्तों, लेवरेज इनकम में तो जाना है, पर किस टाइम पर लेवरेज इनकम में जाना है? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद पहले से ही लेवरेज इनकम में हो, यानी कि वो शायद कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना या फिर कोई बिजनेस चला रहे हो जहां बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी अच्छी नहीं हो रही। और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है राइट टाइमिंग। वो है राइट टाइमिंग। अब ये राइट टाइम क्या होता है? देखिए दोस्तों, हर बिजनेस के 3 फेस होते हैं। पहला इनिशियल फेस यानी शुरुआती दौर, दूसरा फेस ऑफ फेम यानी प्रसिद्धि का दौर, और तीसरा फेस ऑफ कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता का दौर। इसको समझना बहुत आसान है। चलिए इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। हम कंप्यूटर की बात करते हैं। भारत में कंप्यूटर का आगमन 80 के दशक में हुआ। शुरू में 80 के दशक में जिन कंपनियों ने इस इंडस्ट्री में हाथ डाला उनमें सबसे ऊपर नाम आता है विप्रो का, फिर इन्फोसिस, IBM, NIIT, एप्टेक। अगर बात करूं विप्रो के मालिक की तो उनका नाम है श्री अजीम प्रेम जी, जो कि सन 2000 में दुनिया के चौथे अमीर आदमी बन गए थे। दोस्तों, दुनिया के चौथे अमीर आदमी,
और उन्होंने इतना पैसा कहां से कमाया? कंप्यूटर इंडस्ट्री से। 80 का दशक इस इंडस्ट्री के लिए शुरुआती दौर था। जो लोग इस इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में जुड़े वो इंडिया की रिचेस्ट कंपनियों के मालिक हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, शायद हर देश में इनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, यहां तक कि इनके पास अपने पर्सनल जेट प्लेन तक हैं। मैं इन लोगों को सबसे ऊपर के लोगों की संज्ञा दूंगा। 90 के दशक तक आते आते ये इंडस्ट्री फेमस हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे कंप्यूटर एवं उसकी यूटिलिटी को समझने लगे थे। जिन लोगों ने इस समय पर इस इंडस्ट्री को समझा एवं पकड़ा वो अपने जेट प्लेन तो नहीं ले पाए, लेकिन हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां और अच्छी आमदनी से भी नहीं चूके। आप तो जानते हैं कि अगर पड़ोस के घर में वर्मा जी का लड़का कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसा और घर में नई गाड़ी आ गई, पैसे आ गए, तो शर्मा जी के पेट में अपने आप ही दर्द शुरू हो जाएगा। क्यों दोस्तों? यस और नो? यस सर। वो भी अपने लड़के को उसी फील्ड में जाने के लिए कहेंगे। ठीक इसी तरह से सन 2000 के आते आते लोगों का लाइफस्टाइल बदलते देखकर ये इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर हो गई कि भेड़चाल शुरू हो गई और ये इंडस्ट्री अपने कंपटीशन फेज में पहुंच गई। कंपटीशन फेज का मतलब है दो दुकानदार किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और प्रोडक्ट एक दूसरे से सस्ता बेच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि शुरू में कंप्यूटर एक 1.5 लाख रुपए में बिका? क्योंकि शुरू में जो लोग कंप्यूटर बेच रहे थे उन्होंने कंप्यूटर में खूब अच्छा खासा मार्जिन कमाया। कंपटीशन फेज तक आते आते वही कंप्यूटर 30-40 हजार रुपए का बिकना शुरू हो गया। हालांकि 30-40 हजार वाले कंप्यूटर में 1.5 लाख वाले कंप्यूटर से फीचर्स कहीं ज्यादा थे, पर उसमें जो चीज नहीं थी वो था मार्जिन। कंपटीशन फेस में लोगों ने बहुत थोड़े से मार्जिन पर कंप्यूटर बेचा। यही कारण था कि इस फेस में जो लोग जुड़े वे स्कूटर या छोटी कार जैसी सुविधाएं ही पा सके। अब आप ध्यान से समझिए, काम वही कंप्यूटर इंडस्ट्री का है, लेकिन उसको पकड़ने का वक्त अलग अलग था। यानी कि राइट एक्शन के साथ राइट टाइम भी होना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी बिजनेस को पकड़ने का सही समय या तो शुरुआती दौर होता है या फिर प्रसिद्धि का दौर होता है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। तो राइट एक्शन क्या है? एब्सोल्युटली। राइट टाइम क्या है? शुरुआती दौर, यानी कि प्रसिद्धि का दौर। अच्छा, हम में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहेंगे? हाथ उठाकर बताएं। मुझे मालूम था आप सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस फेस में काम करना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग इस फेस में काम करते वक्त भाग जाते हैं, क्योंकि इस फेस में लोग आपके साथ नहीं होते। आपको खुद पर भरोसा रखना होता है। इस फेस में आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता। हालात आपके अनुकूल नहीं होते। आपको अपने आप को साबित करना होता है। आपको लोगों का विरोध और आलोचना सहनी पड़ती है। जरा सोचिए कि क्या 80 के दशक में कंप्यूटर बेचना आसान रहा होगा? 80 के दशक का कंप्यूटर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन का था। 1 मिनट के लिए कल्पना करके देखिए कि उस समय आपके पास कोई ऐसी मशीन को लेकर आता जिसमें एक टीवी और बहुत सारे बटन लगे हों, जिन्हें दबाने से यह नहीं मालूम कि स्क्रीन पर क्या आएगा, और तब कोई आपको बोलता कि इसे खरीद लीजिए, यह सिर्फ 1 लाख रुपए का है। मेरा मानना है दोस्तों, 80 के दशक में 1 लाख की वैल्यू आज के 30-40 लाख के बराबर तो जरूर होगी। उस समय आपसे कोई 1 लाख रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाला कंप्यूटर खरीदने को बोलता तो क्या आप खरीदते? शायद नहीं। अगर मुझे वो आपको बेचना है तो मुझे आपको ये एहसास करवाना पड़ेगा कि ये आपको लाखों का फायदा कराएगा। उसके लिए मुझे आपको पहले कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जरा सोचिए, ऐसे कई 100 लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी, उनमें से कुछ को लगा होगा कि कंप्यूटर उनके काम का है। इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और धीरे धीरे कंप्यूटर के लिए लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई होगी।
कंप्यूटर के लिए लोगों को अवेयर करने में 10 से 15 साल का समय लग गया। शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। आप खुद सोचकर देखिए, 1985-90 तक शायद आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने तो सिर्फ नाम ही सुना होगा। पहले 10 साल तो लोगों को यह समझने में ही लग गए कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज भी मौजूद है। और ये सब किया किसने? उन लोगों ने जिन्होंने इसे शुरुआती दौर में पकड़ा। तो मैं आपको यह बात समझा रहा था कि शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लीड करते हैं और दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। हमेशा लीड करने वाले लोग ही दुनिया में कामयाब होते हैं। शुरुआती दौर में चीजों को आपको खुद ही समझना होता है और खुद ही फैसले लेने पड़ते हैं। आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। आज की तारीख में अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको खाना बनाना सिखाएंगे और रेस्टोरेंट चलाना भी सिखाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में ये ट्रेनिंग सेंटर भी खुद ही खोलने पड़ते हैं और लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग हर नई चीज की आलोचना क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जब कंप्यूटर नया नया आया होगा तब उसके बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी भी दी गई होगी। असल में ज्यादातर लोगों का किसी नई चीज को देखने का नजरिया ही नेगेटिव होता है। लोग किसी भी चीज की खूबियों को कम और कमियों को ज्यादा देखते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? आपने एक कहावत तो जरूर सुन रखी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुनी है क्या? यस सर। हेलो, सुनी है क्या? यस सर। मतलब जिस चीज का हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं हम उसमें उतना ही ज्यादा निपुण हो जाते हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक नेगेटिव ब्रेन और दूसरा पॉजिटिव ब्रेन। चलिए साइंस को छोड़िए, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं। आपने सुन रखा होगा कि एक मन की आवाज होती है और एक शैतान की। सुना है? यस सर। सुना है? यस सर। जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज हमें रोकती है कि ये मत करो, ये गलत है, फंस जाओगे, समस्या हो जाएगी। क्यों दोस्तों, ऐसे होता है ना? यस सर। यस और नो? Yes, sir. दोस्तों, इसे मन की आवाज कहते हैं, यानी कि ये आपका पॉजिटिव ब्रेन है जो आपको गलत चीजों को करने से रोकता है। तभी अंदर से एक और आवाज आती है जो कहती है कर दो, कुछ नहीं होता, बात की बाद में देख लेंगे, कोई समस्या नहीं होती। आती है ना ऐसी आवाज? यस सर। यस और नो? यस सर। दोस्तों, इस आवाज को शैतान की आवाज कहते हैं, यानी कि ये हमारा नेगेटिव ब्रेन होता है जो हमें गलत कामों को करने के लिए उकसाता है। अब मुझे सच सच जवाब दीजिए कि हम ज्यादातर किसकी बात मानते हैं, मन की या फिर शैतान की? शैतान की। ऑफ कोर्स शैतान की। यानी कि हम ज्यादातर अपने नेगेटिव ब्रेन की बात मानते हैं क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमने इसी ब्रेन का इस्तेमाल किया होता है। इसको इस्तेमाल कर करके हमने इतना मजबूत कर दिया होता है कि ये पॉजिटिव ब्रेन के ऊपर हावी हो चुका होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, हम तो नेगेटिव ब्रेन का इस्तेमाल करते ही नहीं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि हम नेगेटिव ब्रेन का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब 4-6 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं तो आपस में नेगेटिव बातें करते हैं या फिर पॉजिटिव? नेगेटिव बातें सर। ऑफ कोर्स नेगेटिव। एक दूसरे की चुगलियां होती हैं, दुनिया भर की बुराइयों पर चर्चा की जा रही होती है। क्या आपने कभी किसी मर्सिडीज गाड़ी में से किसी अमीर आदमी को उतरते हुए देखा है जो चौराहे पर आकर खड़ा हो जाए और सिगरेट पीते हुए देश की समस्याओं पर चर्चा करे? नहीं सर। नहीं सर। कि यार अपने देश का तो हाल ही बुरा है, देखो यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली यहाँ आती नहीं, ये कोई देश है भला? ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर हैं। कभी आपको ऐसा कोई इंसान मिला है? यस और नो? नो सर। दोस्तों, उनका लक्ष्य ये सब बातें करने का नहीं है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारा ध्यान, सारा समय सिर्फ और सिर्फ
अपने आप को कामयाब बनाने पर लगाया होता है। वो लोग करोड़पति और अरबपति बनने में बिजी होते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो दुनिया के कामयाब लोग बनते हैं और दुनिया पर राज करते हैं। दोस्तों, अगर मैं ऐसे कामयाब लोगों की गिनती करने लग जाऊं तो ये हमारे देश की टोटल जनसंख्या का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही होंगे। मिस्टर रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, राहुल बजाज, अजीम प्रेमजी, सुनील भारती मित्तल जैसे लोगों की बात करूं तो इन्हें तो हम उंगलियों पर ही गिन सकते हैं। इनसे थोड़े कम कामयाब और लखपतियों को शामिल कर लूं तब भी बड़ी मुश्किल से देश की पूरी जनसंख्या का सिर्फ 15% हिस्सा ही होगा जो इन कामयाब लोगों की श्रेणी में आता है। इन लोगों की कामयाबी का राज है इन लोगों का पॉजिटिव नजरिया। यही वो लोग हैं जो किसी नई चीज को लेकर आते हैं और बाकी के 85% नाकामयाब लोग इनका विरोध करते हैं। चलिए ये बात मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। क्या आप लोगों ने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? कौन है सर? राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है जब राइट ब्रदर्स ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को यह बताया होगा कि वो एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जिसमें लोग बैठकर उड़ सकेंगे, और ये बात उन्होंने तब बोली होगी जब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चिड़िया तोते ही उड़ते देखे हों? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस वक्त लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया होगा, क्योंकि उस वक्त लोग उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, अपना सामान बेच दिया, जितना उधार वो अपने माँ बाप से ले सकते थे उन्होंने लिया। अब उनके माँ बाप ने भी उन्हें उधार देना बंद कर दिया। उनके दोस्त भी उनसे कतराने लगे कि कहीं वो उनसे पैसे उधार ना मांगने लगे। इन सब के बावजूद वो अपने काम में लगे रहे। कई साल उन्हें अपने काम को अंजाम तक लाने में लग गए। वो जहां से गुजरते थे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग उन्हें उड़ने वाले आदमी कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन जब कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी 1 मिनट की उड़ान भरी तो उस समय राइट ब्रदर्स के परिवार वालों ने और उनके दोस्तों ने गर्व से अपना सीना तान लिया। उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार सबसे कहने लगे कि हमें तो पता ही था ये लड़के जरूर कामयाब होंगे। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना? यस और नो? दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। उन्होंने ही पहली बार बताया था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जानते हैं इस सच्चाई को बताने का उन्हें क्या इनाम मिला? उन्हें लोगों ने फांसी पर लटका दिया। पर बाद में जब सच्चाई पता चली तो उनकी पूजा शुरू कर दी। दोस्तों, इंसान को छोड़िए, इन लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। जीसस क्राइस्ट, उनको भी इन्हीं 85% लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था। पर बाद में इन्हीं 85% लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। आज पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा शिष्य और किसी धर्म के नहीं है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी बिजनेस में अगर सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो उसका राइट टाइम है इनिशियल फेज। पर सबसे ज्यादा काम करने का मुश्किल दौर भी यही इनिशियल फेज ही है दोस्तों, क्योंकि इस फेज में 85% लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। ये लोग क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि इनका नजरिया नेगेटिव होता है। अब दोस्तों, एक बात बताइए, आप किन लोगों में रहते हैं? 15% कामयाब लोगों में या फिर 85% नाकामयाब लोगों में? ऑफ कोर्स 85% नाकामयाब लोगों में। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, यहां तक कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है वो सब भी नाकामयाब लोगों की सूची में ही आते हैं। अब दोस्तों, मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें इन सब की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। मुझे लगता है हमारी जिंदगी में इन सब का बहुत अहम रोल है। इन सब के बिना हम अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। पर मेरा फर्ज आपको सिर्फ और सिर्फ हकीकत से रूबरू कराना है। हम सब लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, पर सच ये है कि हम अभी तक कामयाब नहीं हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि हम इन नाकामयाब लोगों के बीच में पले बड़े हैं। भला एक नाकामयाब इंसान किसी दूसरे को
कामयाबी कैसे दे सकता है। अगर आपके पिताजी 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहे हैं तो वो आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने का रास्ता कैसे बता सकते हैं। अगर आपके पिताजी के पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है तो वो आपको मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का रास्ता कैसे बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो इन नाकामयाब लोगों का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? किसी नए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके बताए रास्ते पर चलोगे तो वही पहुंचोगे जहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं, और जब इनका रास्ता छोड़कर कोई नया रास्ता पकड़ोगे तो ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। यस और नो? Yes, sir. अब अगर हम अपनी बात करें तो हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? यस और नो? Yes, sir. क्या क्या कहते हैं लोग? ये मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है, मेंबर नहीं बनते, ये काम लंबे समय तक नहीं चलते, कंपनियां भाग जाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों दोस्तों? क्या ये सब बातें सुननी पड़ती हैं? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. मुझे याद है शुरू में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों और माँ बाप ने खूब क्रिटिसाइज किया था। आप यकीन मानेंगे, मेरी माँ तो यहाँ तक बोल देती थी कि बेटा तू यही काम करता रहा ना तो तेरी शादी नहीं होगी। लड़की वालों को क्या जवाब दूंगी कि हमारा लड़का मेंबर बनाता है। पिताजी ने तो शर्त लगा के बोल दिया था कि लिखा ले, तू कभी 1 लाख रुपया महीने का नहीं कमा सकता। तो दोस्तों शायद आपको भी ये सब बातें सुनने को मिल रही होंगी। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब आप एक बात बताइए, ये सब बातें जो लोग बोल रहे हैं वो 15% कामयाब लोग बोल रहे हैं या फिर 85% नाकामयाब लोग? नाकामयाब लोग। ऑफ कोर्स ये 85% नाकामयाब लोग हैं। तो दोस्तों मैं आपको बधाई देता हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता इनके रास्ते से अलग है। अब देखना यह है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर सही है तो फिर हम किसी के बोलने की परवाह नहीं करेंगे।